हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बहु लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिट वन से। यूनिट वन नाम था नेशनल इनकम, ठीक है ना। चैप्टर वन टू थ्री कर चुके हैं। चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी। और वो इस पूरे चैप्टर में नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अभी मैं लिखवा दूंगा चैप्टर का नेम नंबर सब कुछ। बाबू अब याद कराओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तीन स्टेजेस याद है आपको? नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। तीन फेजेस थी। सबसे पहले phase थी बेटा प्रोडक्शन फेज, दूसरी फेज क्या थी? दूसरी फेज थी इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। तीसरी फेज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। तो वहीं से बात होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। एक मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड, एक मेथड का नाम है इनकम मेथड, तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर। यहाँ से बेटा सबके लिए बात नहीं है, सबको बिल्कुल आराम से समझना है। तो तीन मेथड है। पहले मेथड का फॉर्मूला इन प्रोडक्शन मेथड में उसको क्या से बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड है जो प्रोडक्शन मेथड में देखने की बात है, ठीक है। यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मेथड है। सबसे पहले बेटा की चर्चा सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड पर है। मैं उस बात लिखूंगा बेटा, आप मेरे साथ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। लिख दो फटाफट से, लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। लो बेटा सबसे पहले इतना नोट डाउन करना बेटा। सब सामने देखना और आराम से समझने की कोशिश करना। मेथड का नाम है बेटा वैल्यू एडेड मेथड। तो मैं सबसे पहले बेटा वैल्यू एडेड का ही मतलब क्लियर कर रहा हूँ कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। बाबू ये कहता है इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बेटा एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से रॉ मटेरियल में जितनी भी वैल्यू ऐड करती है वो उसका वैल्यू एडिशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है आप एक फर्म हो, फर्म का नेम है ब्लैकबेरी, ठीक है। आपने बेटा 1,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उससे बेटा सूट शर्ट पैंट तैयार करे और 5,000 रुपए के बेच दिए। अगर मैं पूछूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू एडेड ऑफ ब्लैकबेरी, तो आप ये कहोगे कि 5,000 रुपए? नहीं बेटा,
ये तो उसका सेल प्राइस है। मैं आपसे पूछूं वैल्यू एडेड क्या है, तो बेटा एक फर्म रॉ मटेरियल में जितनी भी वैल्यू ऐड करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। बेटा रॉ मटेरियल आपने 1000 का खरीदा, उसके बाद सूट शर्ट पैंट तैयार करे 5000 में बेच दिए, आपने तो 4000 ही वैल्यू ऐड करी ना, आपने तो 5000 ऐड नहीं करी। 1000 की चीज खरीद कर आपने उसमें 4000 की वैल्यू ऐड करके बेच दिया, यानी कि वैल्यू एडेड बाय ब्लैकबेरी इज 4000 ओनली। समझ में आता है वैल्यू एडिशन क्या होता है? एक फर्म रॉ मटेरियल में अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से जो कुछ भी वैल्यू ऐड करती है वो उस फर्म का वैल्यू एडिशन कहलाता है। समझने के लिए बात समझ में आ गई? बाबू अगर कभी इतना बड़ा बोलने का मन ना हो तो कुछ लोग प्यार से ऐसे भी डिफाइन करते हैं वैल्यू एडेड को, एडिशन टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने बेटा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी वैल्यू ऐड करी वो भी वैल्यू एडेड कहलाता है। बाबू समझाने के लिए मैंने बात समझा दी, पर बेटा इसके एक फॉर्मूला भी है। कुछ लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड बराबर होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के। बाबू एक तरीके से अभी जब तक बिल्कुल 100% क्लियर नहीं होता तब तक आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स, और बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल। बाबू जितने रुपए का आपने सामान बेचा माइनस जितने रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, यही वैल्यू एडेड है। ठीक है जी। पर क्या ये एग्जैक्टली सेल और रॉ मटेरियल के बराबर होता है? एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। पर अभी जब तक 100% बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक अपने मन की तसल्ली के लिए आप ये सोच सकते हो। अभी तक मैंने जितनी बात बोली बात समझ में? वैल्यू एडेड क्या? एक फर्म रॉ मटेरियल में जितनी भी वैल्यू ऐड करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इट इज नोन एज वैल्यू एडेड। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बाबू बात को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल भी लिखो। सब सामने देखना है। मैंने ना एक एग्जांपल देने की कोशिश करी आपको, ऑल्दो मैं पहले बिना फॉर्मूला के आपको चीज क्लियर करना चाहूंगा, फिर बेटा फॉर्मूला में पुट करके हम निकालेंगे तो आंसर वही रहेगा। समझना बहुत बेटर होगा बेटा, ध्यान रखना। बाबू फार्मर इसने क्या किया, वीट प्रोड्यूस करी और 500 रुपए में बेच दी किसी मिलर को। मिलर ने क्या किया बेटा, 500 रुपए की वीट खरीदी और बेटा आटा बनाया, उससे 700 रुपए का आटा बेच दिया किसी बेकर को। बेकर ने क्या किया, 700 रुपए का आटा खरीदा, ब्रेड बनाई, एक डब्बे की ब्रेड बेच दी कंज्यूमर को। मुझे बेटा इस एग्जांपल में तीन ही फर्म दिखाई दे रही है, एक फार्मर है, एक मिलर है, एक बेकर है। बहु कंज्यूमर फर्म तो नहीं है कोई, तो हाउस होल्ड है, ये तो कोई फर्म नहीं है। बहु तीन ही एंटिटी मुझे दिखाई दे रही है, फर्म सेक्टर 3 एंटिटी से मिलकर बना है। मैंने तीनों एंटिटी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय फार्मर, आप खुद सोचो। इसने आउटपुट कितने रुपए का बेचा, 500 रुपए का बेचा। वैसे ऐसा हो तो सकता नहीं कि कोई इनपुट ना हो, वीट उग भी गई और 1 रुपए का इनपुट नहीं लगा, ऐसा हो तो नहीं सकता। पर फिलहाल मैंने एग्जांपल में कुछ भी इनपुट नहीं माना, इसका इनपुट 0 है। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन बाय फार्मर, दैट्स 500। 500 रुपए का सामान बेचा, पीछे से कुछ भी नहीं खरीदा, तो बाबू 500 ही वैल्यू एडेड है। व्हाट अबाउट मिलर,
इसने 500 रुपए का आटा खरीदा, पीसा, सॉरी 500 रुपए की वीट खरीदी, पीसा, आटा बन गया, 700 रुपए का आटा बेच दिया। व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय मिलर? 700, कितना? 200। भाई 500 का तो सामान ही खरीद रहे हो, अगर 700 का बेच भी रहे हो तो आपने तो सिर्फ 200 रुपए वैल्यू ऐड करी पूरी इकोनॉमी में। एंड व्हाट अबाउट बेकर? 700 रुपए का आटा खरीदा, प्रोसेस किया, ब्रेड बनाई, 1000 की बेच दी, आपका वैल्यू एडिशन कितना? 300। 700 का तो खरीदा ही है, 1000 का बेच दिया आपने, तो 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी बाय द वर्च्यू ऑफ योर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कितना सिंपल मीनिंग है वैल्यू एडेड का, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो फटाफट से। तो बाबू इसने 1000 कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आपको ना अभी भी बहुत कुछ लिखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब रुक जाओ, अब सब समझने पे ध्यान दो, कम से कम 20 मिनट, उसके बाद देखेंगे बेटा लिखने की वाली बात। ठीक है जी? अब वो टॉपिक ये तगड़ा होता चला जाएगा, हर स्टेप पे तगड़ा होएगा। ठीक है, सब सामने देखना। बाबू एक फर्म जितनी भी वैल्यू ऐड करती है अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से, उससे बोलते हैं उस फर्म का जीवीए। क्या बोलते हैं? जीवीए। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है? और अगर मैं पूरे इंडिया की सभी फर्म्स का जितनी भी हैं सबके जीवीए का टोटल कर दूं, सिग्मा कर दूं, टोटल समझते हैं ना सब, सिग्मा का साइन क्या है? अब वो पूरे इंडिया की सभी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडिशन का टोटल कर दो तो ये हमेशा बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के। कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं भैया ये कैसे बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के? तो मेरा हमेशा आंसर होता है बेटा, आप चाहे जीडीपी की डेफिनेशन पे चले जाओ, और अगर आपको डेफिनेशन पे नहीं आना, इकोनॉमिक एंगल चाहिए, तो मैं इकोनॉमिक एंगल भी दे देता हूँ। सब सामने देखना, मैंने क्या बोला? पूरे इंडिया की सभी फर्म के जीवीए का टोटल हमेशा जीडीपी के बराबर होगा, यही बोला ना? यही बोला ना मैंने? जब मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया की सभी फर्म के जीवीए का टोटल जीडीपी है, तो बाबू जब मैं पूरे इंडिया बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, तो डी तो कैलकुलेट होगा। बाबू आपको क्या लगता है जब बेकर ब्रेड बेच रहा है या बेटा मिलर आटा बेच रहा है तो उसमें टैक्सेस नहीं ले रहा होगा क्या? टैक्सेस ले रहा होगा ना। और अगर टैक्सेस ले रहा होगा तभी तो एमपी कैलकुलेट हो रहा है। आप खुद सोचो एमपी कैसे बनता है? एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। टैक्सेस जुड़ने के बाद ही तो एमपी आता है। अगर बेटा मैं किसी के भी सेल की बात कर रहा हूं तो बेटा वो टैक्सेस के साथ ही तो हो रही है। समझ में आ रही है बात? क्यों एमपी ही आ रहा है? क्योंकि बेटा टैक्सेस जुड़े हुए होंगे इन सबकी सेल्स में, इन सबके वैल्यू ऑफ आउटपुट में टैक्सेस जुड़े होंगे, दैट्स व्हाई एमपी। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाई डी। और बेटा अभी भी मैंने कोई डेप्रिसिएशन बाहर नहीं किया। मिलर ने बेटा वीट खरीदकर आटा बनाया, हाथ से नहीं बनाया, मशीन का यूज किया। क्या मैंने उस मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया? या बेकर ने आटा खरीदकर क्या किया? अभी ब्रेड बनाकर बेची, सर हाथ से नहीं बनाती, मशीन का यूज किया। क्या मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन बाहर कर दिया? अगर मैंने डेप बाहर नहीं निकाला तो हमेशा जी कैलकुलेट होगा। यानी कि बेटा अगर मैं पूरी फर्म, पूरी की पूरी इंडिया की सभी फर्म के जीवीए का टोटल कर दूं, वो हमेशा जीडीपी एट एमपी होगा। दूसरी बात, जीडीपी होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अगर किसी इकोनॉमी का मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक इकोनॉमी में एक साल में, वो उस देश का बेटा जीडीपी कहलाता है। मैं यही तो बोल रहा हूं, पूरे इंडिया की सारी फर्म का जीवीए का टोटल कर दो। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक फर्म जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो जीवीए। और अगर मैं पूरे इंडिया की सारी फर्म के जीवीए का टोटल करूंगा वो जीडीपी नहीं बैठेगा। जीडीपी की डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही।
एज पर डेफिनेशन भी पूरा सेटिस्फैक्शन है और एज पर इकोनॉमिक्स भी पूरा सेटिस्फैक्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है अभी तक सारी बात जितनी भी मैं बोल रहा हूँ? पक्का से आगे बढ़ाऊं बात को? बाबू अब मुझे ना दो चीजों पे चर्चा करनी है, एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन और दूसरा बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं क्या कर रहा हूं, इस पे लगा रहा हूं सिंगल स्टार, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, और इस पर लगा रहा हूं डबल स्टार, इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि मैं वो मुद्दे छेड़ने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें परेशान करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं जरा उन मुद्दों को, क्या है वो मुद्दे, सब सामने देखते रहना। बाबू वैल्यू एडेड बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के। एक तो फॉर्मूला पढ़ा, वैल्यू एडेड क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो फॉर्मूला तो बोल दो दो बार। वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या वो आपको परेशान कर सकता है, मैं उसकी चर्चा सबसे पहले करूंगा और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट की। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, पहले एक बात बताओ, जो पुराने बच्चे हैं सबको पता है डेफिनेशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? याद करो, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। बाबू जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उन्हीं की कंजम्पशन को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा गया। इंटरमीडिएट गुड्स थे क्या बेटा? वो गुड्स जो दूसरे प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल हैं और बेटा अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा ये वो गुड्स हैं जो दूसरे गुड्स बनाते भी हैं और इनकी अपनी आइडेंटिटी बचती नहीं है जब दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। याद करो बेटा, मिल्क, आपने मिल्क खरीदा, उससे चीज बना दिया, पनीर बना दिया और बेटा बेच दिया। एक बात बताओ, पनीर बनने के बाद मिल्क की कोई आइडेंटिटी बची? इसे बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। बाबू आपने चीनी खरीदी, कैंडी बना दी, टॉफीज बना दी, बेच दी। बाबू टॉफी बनने के बाद चीनी की कोई आइडेंटिटी, शुगर की कोई आइडेंटिटी बची? इसे ही बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और जब भी मैं कहता हूं बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमेशा मैं बात कर रहा होता हूं इंटरमीडिएट गुड्स की, लेकिन मैं कभी बात नहीं कर रहा होता कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स को इससे बहुत दूर रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये कैपिटल गुड्स क्या चीज है? बेटा कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। बड़ी सिंपल बात रखते हैं बाबू, फिक्स्ड एसेट्स दूसरे गुड्स बनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, मशीनरी टूट के गिर जाती है। आपने एक मशीन ली, एक प्रोडक्ट उसमें से निकाल दिया, वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, क्या बेटा कैपिटल गुड्स की आइडेंटिटी खो जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन? टूट के गिर जाती है मशीन जैसे प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। बेटा कैपिटल गुड्स कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो क्या ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होंगे कभी? नहीं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कभी कैपिटल गुड्स नहीं होते। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक आखिरी बात इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर। बाबू बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी सी चर्चा इस पे कर देता हूं, क्या मेरे कहने का मतलब है। बाबू कई बार ना एक क्वेश्चन आपको परेशान करता है, कैसे परेशान करता है ये समझना। क्वेश्चन ने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दे दी 1500 करोड़ और आपको साथ ही साथ कह दिया इंपोर्ट्स 300 करोड़। मेरे प्यारे बच्चों आराम से इस बात को सुनना, अगर क्वेश्चन ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है और इंपोर्ट्स भी दिए हैं, ऐसे केसेस में इंपोर्ट्स आर यूजलेस। इंपोर्ट्स को कभी भी अलग से इंक्लूड मत करना। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी सी बात अभी तक मैंने जितनी बोली है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा अगर रॉ मटेरियल का परचेज मुझे दिखाना है तो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सारा रॉ मटेरियल आ गया, चाहे वो मैंने इंडिया से खरीदा है चाहे वो मैंने इंपोर्ट किया है, सीधा लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब ये थोड़ी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इसका तो मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, चाहे मैंने वो इंडिया से खरीदा हो चाहे मैंने वो इंपोर्ट किया हो, सब का सब इसके अंदर है। तो अलग अगर कभी क्वेश्चन में अलग से इंपोर्ट्स दिए हो तो बेटा वो मेरे लिए यूजलेस है, वो 1500 के अंदर पहले से ही शामिल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कई बार क्वेश्चन ये करता है
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 1500 करोड़ और बेटा इंपोर्ट्स 300 करोड़। अब बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या करो, कैसे निकलेगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन? सर अब क्या करो, अब इंपोर्ट्स जोड़ दो, क्योंकि इसने बोला, इस बार क्वेश्चन ने बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, मतलब डोमेस्टिक फर्म से कितना खरीदा। इस बार बेटा मैंने इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदा 1500 करोड़, पर क्या सच में मुझे इंडिया का ही चाहिए? नहीं बेटा, क्वेश्चन ने कहीं पर नहीं कहा कि इंडिया का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन ने कहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, चाहे वो कहीं से खरीदा गुड्स, मुझे सारा रॉ मटेरियल ऐड करना है। तो बाबू अगर खाली इंडिया से खरीदा 1500 करोड़ का और इंपोर्ट करा 300 करोड़ का, while arriving at the intermediate consumption imports are included in such a situation, ऐसी सिचुएशन में बेटा इंपोर्ट्स को जोड़ लेना। लेकिन बाबू ऐसी सिचुएशन यहाँ बेटा इंपोर्ट्स को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट ऑटोमेटिकली शामिल। दोनों सिचुएशन में फर्क समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात। यानी कि मैं अगर फॉर्मूला को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं वैल्यू एडेड बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के, या वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स प्लस इंपोर्ट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। बाबू अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर जितनी बात थी वो कर ली, अभी बेटा बात करनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट पर। और सुनना, पहले बताओ फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड किसके बराबर है? फटाफट बोलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझना, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स शामिल नहीं करना, इंपोर्ट्स को अलग से इंक्लूड नहीं करना। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसी में इंपोर्ट्स है, बस इतनी बात है इसमें, ठीक है जी। बाबू वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहा हूं सिंगल स्टार। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, बाबू रीड करना चला वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन फटाफट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा मेरा फोकस सिर्फ एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहीं पर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स की बात नहीं करता। बाबू अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, अगर वो सारे बिक जाए, सारे के सारे बिक जाए उसी साल, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो सकता है कि नहीं? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए। मैंने क्या बोला? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए, अगर सारे के सारे बिक जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर हो सकता है सेल्स के। बट बेटा दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, करोड़ों साल में भी एक बार में होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि आज 31 मार्च है, आज 31 मार्च है और आज आप 8 बजे निकले, आपने कहा जी एक चिप्स का पैकेट चाहिए था कन्फेक्शनरी वाले को, उन्होंने कहा जी खत्म, जितना प्रोड्यूस हुआ था इस साल निपटा दिया। आपने कहा जी मैगी होगी, चलो मैगी दे दोगे, तो वो भी खत्म। आपने कहा जी वेफर्स होंगे, वो भी खत्म। आपने कहा कुछ है दुकान पे? ना ना, जितना प्रोड्यूस करा था इस साल सारा ही खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा होगा कभी कि इकोनॉमी में कुछ नहीं मिल रहा 31 मार्च को रात को 8 बजे, जितना प्रोड्यूस हुआ था सारा बेच दिया? तो क्या कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्चुअली में सेल्स के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर किसके होता है? मुद्दा ये होता है। सर देखो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी अगर फोकस इसके मीनिंग पर कर लोगे तो।
1000% बात समझ में आएगी। मीनिंग पे फोकस करना, स्पेशली एक वर्ड पर। वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या? टोटल वैल्यू ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोड्यूस्ड वर्ड पर फोकस है, सेल्स पर नहीं। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्चुअली में सेल्स के बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना जी। यानी कि फिर बराबर किसके होगा? पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं फॉर्मूले को अच्छे से समझाऊंगा बेटा, सब सामने देखते रहना। बाबू मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख दिया है, चलो जी इसको समझना शुरू करते हैं। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्चुअली में बराबर होता है सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक के, या कुछ लोग इसको प्यार से चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। और बाबू फिर मैंने चेंज इन स्टॉक को भी इलेबोरेट कर दिया, यानी कि बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा मैं बताना चाहता हूं फिर वही बात, देखो अगर मैं कहूंगा आप रट्टा मार लो, आपको लगेगा इतनी सी बात तो रटनी है, मैं रट लेता हूं। पर बेटा मैं रटवाना फिर भी नहीं चाह रहा हूं, मैं इसको भी रटवाना नहीं चाह रहा हूं। मैं एग्जांपल दूंगा, समझने की कोशिश करेंगे सब प्यारे बच्चे। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ठीक है, और 31 मार्च 23 को इकोनॉमी में स्टॉक पड़ा था 2000 रुपए का, ठीक है। फिगर्स को छोटा रखेंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट समझना है। मैं अगर फिगर बोलूं 2-2 लाख करोड़ या 50-50 लाख करोड़, उससे भी क्या ही हो जाएगा, फिर दिमाग में सब फिगर्स घूमेंगे, कंसेप्ट निकल जाएगा। फिगर्स छोटी रखेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। और बाबू सेल्स करी हमने पूरे 2023-24 में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 80,000 रुपए की। और बेटा 31 मार्च 24 को इकोनॉमी में स्टॉक है 5,000 रुपए का। सब सामने देखना आराम से। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 23-24 के लिए ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? भैया इतना तो समझते हो अकाउंट्स, 23-24 के लिए ओपनिंग स्टॉक है ना। 31 मार्च 23 को जो स्टॉक है वही तो 1 अप्रैल 23 को होगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक है 23-24 के लिए। ये पूरी सेल्स है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैं एक बार फिगर पुट कर रहा हूं सिर्फ, अभी मैंने समझाना शुरू नहीं किया, सब सामने देखते रहना। बाबू मैंने फिगर पुट की और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हुआ 83,000, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना, मैं 2 बार बड़ी जेन्युइन ट्राई करूंगा कि आपको ये बात समझ में आए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज है। समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल से, ये फॉर्मूला क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाह रहा ये फॉर्मूला आप रटो, पर अगर 2 बार में समझ में आए तो समझ लेना बेटा, हम समझने के लिए कभी बने नहीं। इतना पक चुके हैं हम रट रट के कि हमें लगता है कि चीजें समझनी चाहिए, रटनी चाहिए, ठीक है जी। 2 बड़ी जेन्युइन ट्राई करूंगा, आराम से सुनना और समझना। बाबू इस पूरे साल भर में 23-24 में जब साल शुरू हुआ तो बेटा इकोनॉमी में 2,000 रुपए का स्टॉक था, ठीक है। इस पूरे साल भर में हमने 80,000 रुपए का स्टॉक बेच दिया लोगों को। 80,000 का बेचा, इधर देखना, 80,000 का गुड्स बेचने के लिए पिछले साल का जो 2,000 का गुड्स बचा था ना, हमने वो भी यूज में ले लिया। यानी कि 2,000 का तो वो बेच दिया जो बचा था, यानी कि जो 78,000 का गुड्स था, 80 में से 2 का तो वही आया, 78,000 का कहां से आया? वो बेटा मैंने इस साल में प्रोड्यूस किया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मेरी तरफ देखते रहना। समझ में आ गया? 78,000 का मैंने इस साल प्रोड्यूस किया। और बेटा जब साल खत्म हुआ तो 5,000 का स्टॉक ये भी बचा है। क्या बेटा मैं सेल्स निकाल रहा हूं? नहीं, मैं क्या निकाल रहा हूं, इस साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए। बेटा ये 5 भी तो इसी साल में प्रोड्यूस हुआ जो बिक नहीं पाया, तो यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना है? 78,000 जो वो और 5,000 वो, यानी कि टोटल प्रोडक्शन है कितना? 83। ये रहा वो 83। दोबारा सुन लो बेटा, 2 ट्राई है मेरी, मैंने पहले कहा था 1 ट्राई में कर चुका हूं, 1 ट्राई और करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ड पर फोकस हो जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या? एक साल में कितनी वैल्यू के आपने गुड्स प्रोड्यूस्ड करे, सेल्स नहीं, ठीक है जी। सुनना बाबू, एक बात बताना बड़े ईमानदारी से, जब ये 31 मार्च 23 को 2,000 का गुड्स बचा है, ये 22-23 में तो बना होगा, ये 22-23 में तो बना होगा, 23-24 में बना है क्या ये गुड्स? नहीं,
मैं 23-24 का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने जा रहा हूँ। 23-24 का, क्या ये 23-24 में बना है क्या गुड्स? नहीं, 23-24 में तो है भी नहीं है गुड्स, बस बच गया 2023 में, तो ये उठकर 23-24 में आ गया। बाबू 2000 का बचा हुआ गुड्स था, कहता है इस साल आपने 80,000 का गुड्स बेच दिया। भैया जब 80,000 रुपए का गुड्स मैंने बेचा है, क्या मैंने 80 के 80 का प्रोड्यूस किया है? नहीं बेटा, 2000 का जो बचा था वो बेच दिया। तो बाबू इस साल में कितना प्रोड्यूस करा? 78,000। 80,000 का बेचा, लेकिन 2000 का पिछले साल वाला बेचा। अभी तक प्रोडक्शन कितना किया? 78,000। और बेटा जो 31 मार्च 24 को 5,000 का गुड्स बच गया, ये भी तो इसी साल ही प्रोड्यूस हुआ है। बच गया तो क्या हुआ? मैं कोई सेल्स निकाल रहा हूं, मैं तो प्रोडक्शन निकाल रहा हूं। प्रोड्यूस तो हुआ है क्या? नहीं हुआ? हुआ है ना। 78,000 का वो प्रोड्यूस किया मैंने इस साल, और 5,000 का ये प्रोड्यूस किया, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इज 83,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? पूछ कर देख लेना किसी दोस्त यार से भी। फॉर्मूला रट गया तो सब सुना सकते हैं, समझा बहुत किसी किसी नहीं होता। अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाऊं बात को, इधर देखना मेरी तरफ। मैंने अभी तक जितना भी बोला है मैं सबको समराइज कर रहा हूं पहले। बाबू वैल्यू एडेड बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? अभी मैंने डिसाइड करा ये बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। बाबू और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा ये बराबर होती है अगर आपकी कोई डोमेस्टिक परचेजेस हैं और बेटा कुछ इंपोर्ट्स हैं, उन सबको जोड़ दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आगे बढ़ाओ बात को। इंटरमीडिएट सॉरी चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के। सर अभी तक मैंने फॉर्मूला यहां तक पहुंचा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का सा सारी बात समझ में आ रही है? एक बात मुझे और बोलनी है, ठीक है जी? ये तो मैंने अभी रिवाइज किया, अब मैं यहां पर एक बात बोलने जा रहा हूं। बाबू अभी सेल्स के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, ट्रिपल स्टार, और बेटा एक बात लिखने जा रहा हूं। ट्रिपल स्टार को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेल्स को मैं लिखने जा रहा हूं एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अभी सेम बात मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिखी थी, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। ठीक है जी? अभी मैं सेल्स में लिखने जा रहा हूं एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। मतलब बाबू कई बार क्वेश्चन मेरे साथ मजाक करता है, सेल्स 2000 करोड़, एक्सपोर्ट्स कुछ भी 400 करोड़। भैया मुझे सेल्स चाहिए। सेल्स का मतलब दुनिया जहां में जहां मर्जी बेचा हो, सेल्स मतलब सेल्स। मैंने तो ये नहीं लिखा सेल्स इन इंडिया, मैंने सेल्स लिखा है। सेल्स में इंडिया की सेल भी आ गई और एक्सपोर्ट भी आ गई। क्या ऐसे केसेस में मुझे एक्सपोर्ट्स का कुछ करना है? मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बोले डोमेस्टिक सेल्स 2000 करोड़ और एक्सपोर्ट्स 400 करोड़, अब क्या? अब क्या बाबू? मुझे सेल्स चाहिए। क्या कहता है फॉर्मूला वैल्यू एडेड का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। मुझे सेल्स चाहिए ना, मुझे कोई डोमेस्टिक सेल्स तो नहीं चाहिए। जब मुझे सेल्स निकालनी है तो बेटा सेल्स निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे केसेस में व्हाइल अराइविंग एट सेल्स यू हैव टू ऐड द एक्सपोर्ट्स, बट बेटा ऐसे केसेस में एक्सपोर्ट्स का कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और वो बहुत छोटी सी बात रह गई है वैल्यू एडेड मेथड में। कल 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगी और कल वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, बाय बाय।